आज हम बात करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये तीनों में जो वॉर चल रहा है, ये वॉर की पूरी एनालिसिस क्या है, क्यों चल रहा है वॉर, ये दुबई कहां से बीच में आ गया, इंडियंस को क्या खतरा है, स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों हो गया, गोल्ड सिल्वर का क्या होगा, ये सब बात हम करेंगे। हम बात करेंगे कि ये वॉर शुरू क्यों हुआ, कहां से वॉर शुरू हुआ, इजराइल इस वॉर में क्यों है, क्योंकि आप देख रहे होंगे ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ है, तो इजराइल क्यों है, क्या कर रहा है इजराइल, दुबई पर अटैक क्यों हुआ, दुबई के अटैक पर खबरें चल रही हैं, इंडियंस जो दुबई में रह रहे हैं, यूएई में रह रहे हैं, उन पर क्या खतरा अभी है और क्या खतरा आगे हो सकता है, स्टॉक मार्केट पर क्या असर, गोल्ड सिल्वर का क्या होगा आगे चल के, ये सारे मुद्दों पर आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। देखो, सबसे पहले ये कुछ बुलेट्स हैं, बाकी नीचे हम एक्सप्लेन करेंगे। मिडिल ईस्ट में फुल स्केल वॉर शुरू हो चुका है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान का सुप्रीम लीडर खामनेई को मार गिराया है। जवाब में ईरान ने 7 कंट्रीज पर मिसाइल बरसाए हैं, दुबई, अबू धाबी, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, अब तो एक और ओमान भी ऐड हो गया है। इन सारी कंट्रीज पर ईरान ने क्यों गिराया है, इनका क्या दोष है भैया, उस पर भी आएंगे हम। दुबई का बुर्ज अल अरब जल रहा है, वहां का सबसे महंगा होटल, एयरपोर्ट बंद हो चुका है, लाखों इंडियंस फंसे हैं। ये जो बुर्ज अल अरब है होटल, वहां पर 1 लाख रुपए से कमरे की शुरुआत है और 5 लाख 8 लाख रुपए तक कमरा जाता है वहां पर, ठीक है। सेंसेक्स आज 2700 पॉइंट गिर चुका है, गोल्ड ने रिकॉर्ड हाई बना लिया है फिर से। आज हम समझेंगे ये शुरू क्यों हुआ वॉर, कौन किससे लड़ रहा है, दुबई हिट क्यों हुआ, इंडियंस को क्या खतरा है और इस लड़ाई की वजह क्या है और आगे क्या हो सकता है। सबसे पहला कारण, सबसे पहली चीज, ये वॉर शुरू क्यों हुआ है। ये देखो मैप है यहां पर, सबसे पहले मैप एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। देखो यहां पर है ईरान, ठीक है, ये लाल वाला है पूरा ईरान। ये मिडिल ईस्ट है, यहां पर देखो सऊदी अरबिया है, इराक है, कुवैत है, कतर है, यूएई है, ये पूरा मिडिल ईस्ट है और ये सबसे पास है इनके। ये पूरा मिडिल ईस्ट समझ लो अमेरिका का बसाया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब बस रहे थे, इनकी फंडिंग अमेरिका ने ही करी है। और इस पूरे मिडिल ईस्ट में जब अमेरिका ने बसाया है, जब अमेरिका ने हेल्प करी है, तो अमेरिका ने अपने मिलिट्री फोर्सेस यहां पर डिप्लॉय करे हैं। जब यह युद्ध होने की बात चल रही थी ईरान और अमेरिका, अभी युद्ध के कारण पर आऊंगा मैं, युद्ध क्यों हुआ, युद्ध होने की वजह क्या है, लेकिन वजह से पहले आपको यह बता दूं कि ईरान ने पहले ही बोल रखा था कि अगर हम पे कोई खतरा आया, अमेरिका ने हम पर कुछ किया, तो अमेरिका तो ये जा नहीं पाएंगे क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है। तो उनके सबसे पास में अमेरिका के जो मिलिट्री कैंप्स हैं, जो बेसेस हैं, मतलब अमेरिकन प्रॉपर्टी है इन जगहों पर मिडिल ईस्ट में, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे हम, उनको नुकसान पहुंचाएंगे, मतलब अमेरिकन प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करेंगे। क्यों, इस पर हम आएंगे। अच्छा, बगल में यहां देखो इजराइल है, इधर कोने में पड़ा हुआ। इजराइल कहां है? ये मिडिल ईस्ट के बगल में, मतलब इजराइल भी ईरान का एक टारगेट है, लेकिन डायरेक्ट टारगेट नहीं है, आप देखो दूर है। तो ईरान ने इजराइल को क्यों टारगेट करा है, इस रीजन पर तो हम आएंगे, लेकिन फिलहाल ये समझो कि ईरान ने क्या करा है ना, अपने इजराइल के आसपास अपने गुंडे सेट कर रखे हैं। जैसे ये एरिया देखो, यमन है, ये भी ईरान का गुंडा है, इसके पास सेट कर रखे हैं। लेबनान, जॉर्डन, ये सब इजराइल के आसपास ईरान ने सेट कर रखे हैं अपने गुंडे टाइप, समझ लो। क्यों गुंडे? ये कुछ उछल पटल करे, इसको खेल खत्म कर दो इजराइल का। अब हम वजह पर आते हैं, हुआ क्या है, पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा था एज पर ट्रंप, एज पर अमेरिका। अमेरिका का यह कहना है कि ईरान को मैं बहुत बार समझा चुका हूं, न्यूक्लियर बॉम्ब तुम नहीं बना सकते। देखो होता क्या है, अभी दुनिया में 6-7 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर है, उसमें अपना इंडिया एक है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, अमेरिका भी है। तो अब पूरी दुनिया ने मिलकर के ये रूल बनाए हैं कि भैया 6-7 कंट्री न्यूक्लियर पावर बन चुकी है, न्यूक्लियर बॉम्ब इनके पास हैं। अब दुनिया में कोई भी देश न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। क्योंकि आप इसको ऐसे समझो कि भैया आपके पड़ोस में रहने वाला आदमी बंदूक लेके घूमे तो आपको डर लगेगा ना, ये बंदूक लेके घूम रहा है यार, इससे अच्छा इस पड़ोसी के पास बंदूक होना ही नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, पुलिस कंप्लेन कर दोगे, है इसी बंदूक लेके घूम रहा है, इसका हटाओ, हमको डर लग रहा है। तो ऐसे ही 5-6 देशों ने मिलकर के डिसाइड किया है, 6-7 देशों ने मिलकर डिसाइड किया है कि अब कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। लेकिन ईरान एज पर ट्रंप, एज पर अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान चुपके न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और बहुत टाइम से बना रहा है। अभी पिछले, इसके पहले भी घटना हुई थी, ये पहली बार घटना नहीं है, अभी पहले भी बताऊंगा। पिछले साल दिसंबर में भी ऐसा हुआ था कि
बात ये चल रही थी साल भर पहले, तो अमेरिका ने हमले किए थे ईरान पर और बोला था कि हमने उसके न्यूक्लियर का जो अड्डा वड्डा है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी समझाऊंगा उस पर भी। लेकिन ये चीज वापस से आई कि ईरान फिर से काम शुरू कर दिया है न्यूक्लियर पावर बनाने में, न्यूक्लियर बम बनाने में। और अमेरिका बहुत टाइम से चता रहा था ईरान को, ये धंधा पानी तुम बंद कर दो, ये न्यूक्लियर वाला धंधा बंद करो, नहीं ये सब नहीं चलेगा। और ईरान मान नहीं रहा था। ये सब किसने कहा है? ये सब अमेरिका ने बोला है कि घटना पूरी ये है। ठीक, अब समझो, अमेरिका प्लस इजराइल के लिए यह सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका के लिए क्या खतरा है? जैसा मैंने बताया कि आपके पड़ोस वाला बंदूक लेके घूमेगा तो आपको डर लगेगा। अमेरिका ये कतई नहीं चाहता कि एक नया न्यूक्लियर पावर सामने आए, और रूल भी बना हुआ है कि कोई न्यूक्लियर बम अब बनाएगा नहीं। तो अमेरिका भैया पूरी दुनिया का मुखिया सामने आता है, कहां से न्यूक्लियर बना रहे तुम, नहीं बनाओगे, मना करने वाला। अब इजराइल इस बीच में क्यों आया है? इजराइल अमेरिका के सपोर्ट में क्यों आया? इजराइल इसलिए आया, अब वापस से इस मैप पर आ जाओ आप। इजराइल देखो छोटा सा देश है, छोटा सा देश, अपना दिल्ली जितना बड़ा है ना, दिल्ली जितना बड़ा पूरा का पूरा देश है वो। और इजराइल की मिलिट्री वगैरह खुद की है। इजराइल के आसपास जैसा मैंने बताया कि ईरान ने अपने गुंडे उंडे लगा के सेट कर रखे हैं, जो कि पहले भी कई बार इजराइल पर हमला किया गया है। ऐसा इजराइल कहता है कि मेरे आसपास ईरान ने अपने गुंडे सेट कर रखे हैं, मुझे ईरान से खतरा है, ईरान को मैं मारूंगा, और ईरान इसको मारना चाहता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि दोस्त का दोस्त क्या होता है, नहीं, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। तो अभी अमेरिका का दुश्मन ईरान, इजराइल का दुश्मन ईरान, तो ऐसे में इजराइल और अमेरिका एक साथ। हालांकि ये पूरी तरीके से सही वजह नहीं है। सही वजह यह है कि इजराइल और अमेरिका बहुत पहले से साथ हैं। देखो, चूंकि इजराइल बहुत छोटा सा देश है तो इसको अमेरिका ने बहुत सपोर्ट करा है, अमेरिका ने बहुत हेल्प करी है। तो इसलिए अब अमेरिका की लड़ाई जब ईरान से हो रही है तो इजराइल साथ में आ गया। दो वजह है, एक तो इजराइल अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा इजराइल का खुद का भी दुश्मन है ईरान, तो इसलिए इजराइल पिक्चर में घुसा है। ठीक, ये मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया। ईरान पहले से अमेरिका का दुश्मन था। अब स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। घटना अभी ही शुरू नहीं हुई है, यह घटना कुछ समय पहले से शुरू हो चुकी है। जून 2025 यानी कि अभी से लगभग एक साल पहले पहली बार डायरेक्ट अटैक किया था अमेरिका ने। अमेरिका प्लस इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जहां पर न्यूक्लियर बनाने वगैरह की बात हो रही थी, उस पर बॉम्बार्डिंग करी थी। और 12 दिन यह अटैक चला था। ईरान का न्यूक्लियर पावर जो प्रोग्राम था उसको डैमेज कर दिया। ऐसा किसने कहा? ऐसा अमेरिका ने क्लेम किया कि हमने ईरान के न्यूक्लियर का जो एरिया है उसको डैमेज कर दिया है। लेकिन ईरान ने इसको फिर से रीबिल्ड कर दिया और अब सामने आया। अब एक चीज समझो, ये कब हुआ? जून 2025, यानी कि अभी से लगभग 8-9 महीने पहले। तो 8-9 महीने पहले आपने न्यूक्लियर के अड्डों को तबाह कर दिया। अमेरिका ने बोला ना हमने तबाह कर दिया, और 8-9 महीने बाद ये वापस खड़ा हो जा रहा है। तो एक चीज समझ में आती है, भैया 8-9 महीने में तो वापस खड़ा नहीं हो पाता, तो अमेरिका ने हो सकता है झूठ बोला। देखो, अमेरिका का आपका बहुत चीजों में समझ में आएगा कि अमेरिका अपने मुंह मिट्ठू मियाँ चलता रहता है वो, ठीक है। तो रियलिटी हमें नहीं पता कि सच में तबाह किया था कि नहीं किया था, लेकिन लॉजिक सवाल ये उठता है कि भैया 8-9 महीने में वापस कैसे खड़ा हो जाएगा जब तुमने तबाह कर दिया था। तो अब दिसंबर 2025 में क्या हुआ? ईरान में रिवोल्ट हो गया। ईरान के अपने लोग सड़कों पर आ गए। 100 से ज्यादा सिटीज में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। बेसिकली ईरान के खुद के जो लोग थे ना, वहां की सरकार से खुश नहीं थे, नाखुश थे। बेरोजगारी बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, सरकार की डिक्टेटरशिप वजह बताई जा रही थी, इसलिए लोग सड़कों पर आ रखे थे। अब ऐसे में 1979 के बाद का सबसे बड़ा यह प्रोटेस्ट था, और इस प्रोटेस्ट के बीच अमेरिका कूदता है। अमेरिका कहता है मैं आऊंगा, ईरान की जनता को बचाऊंगा। अमेरिका है भैया, कुछ भी कर सकता है वो। अब जनवरी 2026 में क्या हुआ? अपने ही लोगों पर ईरान की सरकार ने फायरिंग शुरू करी। सुप्रीम लीडर खमनई ने आर्मी प्लस IRGC, जो कि वहां की सीक्रेट पुलिस है, उसने ऑर्डर दिया कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं मारो, गोली मारो। हजारों लोग मारे गए। ट्रंप ने कहा हेल्प इज ऑन द वे, आ रहा हूं मैं ईरान के रेसिडेंट्स को बचाने के लिए। अब फरवरी 2026 में क्या हुआ? बातचीत हो रही थी। ओमान यानी कि मीडिएटर बन करके आया था, अमेरिका का मीडिएटर बन करके आया था ईरान से बात करने के लिए, और ईरान ने बोल दिया कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब ट्रंप को गुस्सा आ गया। फाइनली 28 फरवरी 2026 को ट्रंप का गुस्सा फूटा। फुल स्केल वॉर शुरू हुआ। अमेरिका इजराइल एक साथ आए, हाथ भी मिलाए, गला उला मिलाए और चढ़ गए ईरान पर। दोनों ने मिलकर ईरान पर मैसिव अटैक किया। तेहरान, इस्फहान, कौम, बड़े शहरों पर खूब बम गिराए। ये सब शहर ईरान के हैं। सुप्रीम लीडर खमनई को उनके ऑफिस में घुसकर मार दिया। ये सुप्रीम लीडर खमनई जब मैं कह रहा हूं,
अब इसको आप ऐसे समझो कि जैसे इंडिया में प्रधानमंत्री से भी बड़ा राष्ट्रपति होता है ना, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावर राष्ट्रपति की होती है। तो उसी तरीके से वहां पर जो प्रेसिडेंट है उससे भी ऊपर लेवल का कोई पावरफुल इंसान था, तो वो खमेनी था। मतलब देश का जो सबसे पावरफुल लीडर है उसके ऑफिस में घुस करके उसको मार देना ईरान के, ये बहुत ज्यादा बड़ी थी। पूरी दुनिया में खलबली मच गई कि भैया ईरान के सुप्रीम लीडर मतलब प्रेसिडेंट से भी ऊपर के आदमी को मार गिरा है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। अभी तक हमने क्या बात करा कि ईरान बॉम्ब बना रहा था, ऐसा ट्रंप कह रहा था, अपने लोगों को मार रहा था, ऐसा भी ट्रंप कह रहा था। तो एज पर ट्रंप मैंने इसलिए लिखा है, अमेरिका ने कहा कि बहुत हुआ, मैं आ रहा हूं, ईरान को खत्म करूंगा, और ईरान के सबसे टॉप के लीडर को मार गिरा है उसके घर में घुस करके। अब इजराइल इस वॉर में क्यों है, इसका हालांकि रीजन मैंने ऊपर ही दे दिया आपको, लेकिन फिर भी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, इजराइल एक छोटा सा देश है, दिल्ली जैसा, जो मैंने शुरुआत में बोला भी। ईरान ने इसके चारों तरफ प्रॉक्सी ग्रुप्स बिठा रखे हैं। प्रॉक्सी ग्रुप्स मतलब, ये तो टेक्निकल बात हो गई, लेकिन ठेठ भाषा में समझो, गुंडे बिठा रखे हैं। ये इजराइल है, इसके ऊपर देखो हिजबुल्लाह है, इसके नीचे देखो हमास है, इसके बगल में देखो ये है, और इसके नीचे ये हाउथिस है। मतलब ये सारे गुंडे किसके हैं? ईरान के हैं, और इन सारे गुंडों से इजराइल को खतरा है। अब इजराइल इसलिए पिक्चर में आया अमेरिका के साथ लड़ने के लिए। प्रॉक्सी ग्रुप ऐसे लोग जो ईरान के पैसों से चलते हैं, मतलब ईरान इनकी फंडिंग करता है और इजराइल के लोगों को ये मारते हैं। ठीक, अब ईरान के 3 मेजर प्रॉक्सी ग्रुप्स, अच्छा ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, हिजबुल्लाह, हमास, हाउथिस, यहां पे ये बताया ना, हिजबुल्लाह, हमास, हाउथिस, ये 3 मेजर प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। मतलब ये 3 मेजर गुंडे हैं ईरान के जो इजराइल को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ये हमने बात कर लिया। अब ईरान का गोल क्या है? देखो, ईरान ना खुलेआम कहता है कि इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे। ये ईरान हमेशा से कहता है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता तो सबसे पहले किसको नुकसान करता? वो सबसे पहले किसको खत्म करता? अरे शुरू से कह रहा है कि हम इजराइल को मिटा देंगे, तो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो सबसे पहले इजराइल को खत्म करेगा ना। ठीक है, तो इजराइल को यह खतरा है, इसलिए इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलाकर जॉइंट ऑपरेशन किया है। अब ऑपरेशन नेम दोनों ने क्या क्या रखे हैं ये देखो। इजराइल ने जो जंग शुरू करी है उसका नाम रखा है रोरिंग लायन, यानी कि दहाड़ता शेर। अमेरिका ने अपनी जंग को बोला है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, मतलब महाप्रलय। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा अलाय है, मतलब दोनों सबसे बड़े दोस्त हैं। अब सवाल उठता है कि इन दोनों की लड़ाई में दुबई क्या कर रहा है? भैया दुबई में काहे अटैक हो रहा है? दुबई की बात सुनकर के अभी मैं रील देख रहा था, जब 28 को अटैक शुरू हुआ, 28 या फिर 1 तारीख को आया था, कुछ लोग ये कह रहे थे कि इंडिया के न्यूज में ये दिखाया जा रहा है दुबई यहां अटैक, दुबई वहां अटैक, दुबई में कोई खतरा नहीं, दुबई बिल्कुल सेफ है। मैं 1 दिन 2 दिन पहले देख करके इनके रील के समझ गया था, ये कितने बड़े मूर्ख हैं। इनको पता नहीं है कौन सी रंजिश साजिश पूरी देश में चल रही है। भैया ये कभी भी निपट जाएंगे दुबई वाले। मतलब दुबई वाले, मैं इंडियंस के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कितने बड़े मूर्ख है, पूरी संभावना इनको दिख नहीं रही है। और अब जाकर के वो सारे रील वाले गायब हो गए होंगे, क्योंकि अब रियल अटैक ग्राउंड पे दिख रहा है। क्या क्या अटैक हुआ देखो, बताता हूं आपको। अच्छा, इससे डिस्करेज वो लोग भी हुए हैं जो दुबई को सेफ, दुबई मतलब इंडिया छोड़ छोड़ के दुबई जाने वाले जो बात करते थे ना, दुबई की तारीफ करते थे। अब देखो कैसे लौट कर आएंगे। फंसे हुए हैं ना, अभी 3 दिन से फंसे हुए हैं वहां पर, फ्लाइट बंद है। आज पहली फ्लाइट, 3 दिन बाद पहली फ्लाइट आज उड़ी है। एयरपोर्ट पूरी तरीके से सील था वहां पर दुबई में। यूएई में अमेरिकन मिलिट्री बेसिस है, जैसा मैंने आपको बताया, दुबई में अमेरिकन मिलिट्री बेसिस है। प्रॉपर्टी बेसिकली अमेरिका की है, अमेरिका ने हेल्प किया है डेवलप करने में, तो अपने मिलिट्री बेसिस अमेरिका ने यूएई में बनाए। ठीक, ईरान पहले से वार्निंग दे रखा था, जहां भी यूएस के बेसिस हैं वहां हमला करेंगे हम। ईरान ने एग्जैक्टली वही किया है, हर यूएस बेस लोकेशन पर अटैक किया है। ईरान का अटैक स्केल क्या क्या है? यूएई पर 165 बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब ऐसे मिसाइल जो जाकर के फट जाएंगे, फाड़ देंगे। 541 ड्रोन दागे हैं। यूएई डिफेंस सिस्टम में ज्यादातर ये मिसाइल्स को रोका है, लेकिन 21 ड्रोन अभी भी उनके सिविलियन एरिया, यहां मतलब लोग रहते हैं, आम लोग रहते हैं, वहां पर घुसा है। ठीक, अब ये देखो 165 मिसाइल की बात कर रहा हूं मैं, 541 ड्रोन की बात कर रहा हूं जो ईरान से उड़े थे। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, मतलब ये समंदर का एरिया है। ठीक है, इसके ठीक बाद, अभी इसका रिलेवेंस आऊंगा, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इसकी भी बहुत बात हो रही है। इसके ठीक बाद ये देखो दुबई का पूरा एरिया है, बुर्ज खलीफा, ये फलाना ठिकाना, सारे कितना पास है ये ईरान के। मतलब ईरान का डायरेक्ट टारगेट इसको बनाना बहुत आसान है, और ईरान ने वही किया है। फिर अब समझो दुबई में क्या क्या तबाह हुआ है। फेयरमाउंट होटल, पाम जुबेरा, ड्रोन सीधा होटल में घुसे हैं ऐसा कहा जा रहा है। बुर्ज अल अरब दुबई एयरपोर्ट, जबल अली एयरपोर्ट पोर्ट,
अबू धाबी एयरपोर्ट, बुर्ज खलीफा एरिया, मतलब ये वो एरिया के नाम में ले रहा हूं जो दुबई के सबसे पॉश एरिया है, जहां रईस लोग रहते हैं। और यहां पर अगर खतरे की घंटी बजी है, ड्रोन घुसे हैं, मिसाइल घुसे हैं, तो बड़ा खतरा है। ठीक, लोग अंडरग्राउंड पार्किंग में छुपकर रात बिता रहे हैं। दुबई की हालत ये है भी, जो लोग रील बना रहे थे ना, दुबई बिल्कुल सेफ है, भैया रियलिटी ये है। अब रियलिटी उनको समझ में आ रही है कि लोग अंडरग्राउंड पार्किंग में छुप के रह रहे हैं, रात बिता रहे हैं। हालात इतने खराब हैं दुबई के। वॉर का क्विक स्टेटस क्या है? ईरान ने बोला 550 मार गिराए, ये ऑफिशियल डेटा है। ईरान ने 550 मार गिराए, इजराइल ने बोला 9 मर गए, यूएसए 3 सोल्जर्स, यूए 3 डेड। ये बेसिकली कहा गया है, ये नॉर्मल सा डेटा है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि सब सबसे लड़ रहे हैं, तीनों देश लड़ रहा है, तो नुकसान तो बराबर का होगा। लेकिन हाँ, ईरान यहां पर कमजोर पार्टी है, क्योंकि दो मजबूत पार्टी, अमेरिका खुद में ही इतना मजबूत है कि ईरान को वो अकेला उड़ा सकता है, लेकिन साथ में इजराइल और मिल गया है, तो ईरान कमजोर पार्टी है। ईरान अपना भड़ास यूएई पर निकाल रहा है। ठीक, अब आओ आगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, सबसे बड़ा खतरा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे भी बात कर लेते हैं। ये जो ब्लैक वाला एरिया है, ये बेसिकली समंदर का रास्ता है। ये रास्ता इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दरअसल ये लाल वाला एरिया, मैंने क्या बोला, ये ईरान है और ये समंदर का रास्ता है, और इधर आ जाता है फिर मिडिल ईस्ट, मतलब दुबई वगैरह। दुनिया का 20% तेल इस रास्ते से होकर गुजरता है, और ये 20% तेल इंडिया को लगभग 60% तेल सप्लाई करने का काम करता है। तो चूंकि ये एरिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इसको कहते हैं, ये समंदर का रास्ता किसके कब्जे में है? ईरान के रास्ते में, ईरान के कब्जे में है। और ईरान ने धमकी दी है कि भैया अगर ये सब चीजें नहीं रोकी तो मैं ये रास्ता बंद कर दूंगा। और अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया का 20% क्रूड ऑयल दुनिया के अलग अलग देशों में जो जा रहा है वो जाना बंद हो जाएगा। इंडिया का 60% तेल जो है उसमें दिक्कत आ जाएगी। इसका मतलब क्रूड ऑयल के प्राइसेस दुनिया भर में एकदम से अचानक से बढ़ेंगे। आज भी 4%, 5%, 4.5% के आसपास क्रूड ऑयल महंगा हो गया है। और अगर ये बंद हुआ तो भारत में पेट्रोल का प्राइस आप मान सकते हो कि 150 रुपए क्रॉस करेगा, अगर ये बंद हुआ तो। और ईरान बार बार इसी को बंद करने की धमकी दे रहा है। अब आओ आगे, और क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जैसे मैंने बताया कि दुनिया का 20% ऑयल इसी स्टेट से गुजरता है। ईरान ने इसको बंद करने की धमकी दी है। अगर बंद हुआ तो इंडिया ऑयल का सप्लाई पर खतरा, मैसिव इंपैक्ट आएगा, और हो सकता है कि ऑयल 150 रुपए भी चला जाए। अब क्या हो रहा है? हेजबोला ने भी इसी इजराइल पर अटैक शुरू कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि वॉर करीब 4 हफ्ते चलेगी। ईरान ने कहा है कि हम नेगोशिएट करने को तैयार नहीं है, और अभी वॉर रुकने का कोई भी साइन नहीं है। ईरान बात करने को तैयार नहीं है, और ट्रंप तो भैया लड़ाई करने में माहिर है ही। अब इंडियंस को क्या खतरा है, जरा ये भी समझ लेते हैं। यूएई में, दुबई में जो इंडियंस रह रहे हैं उनको क्या खतरा है? देखो हुआ क्या है, क्या यूएई की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है, जिसमें 35 लाख सिर्फ इंडियंस है। मतलब यूएई की टोटल पॉपुलेशन का 35% तो इंडियन ही है। हर 3 में से 1 इंसान यूएई में रहने वाला इंडियन है। कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया, आईटी प्रोफेशनल हो गया, नर्सेज, ड्राइवर, टीचर, ये सब आपको, इन सब जगहों पर आपको इंडियन मिलेंगे। इंडियंस को अब तक क्या नुकसान हुआ है? अभी तक जो रिपोर्टेड है, जो रिपोर्ट करा गया है, 1 इंडियन इंजर्ड हुआ है खतरे से, लेकिन अभी बाहर है, ऐसा एम्बेसी ने कंफर्म किया है। पीवी सिंधु जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, दुबई एयरपोर्ट पर अभी तक फंसी हैं। आज जो कि 3 दिन बाद पहली फ्लाइट एयरपोर्ट वहां दुबई एयरपोर्ट से उड़ी है, तो आज हो सकता है पीवी सिंधु को वहां से रवाना किया गया हो। एग्जैक्टली अभी इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन 3 दिन से ये वहां पर फंसी हुई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 145 पैसेंजर लेकर उड़ी थी, लेकिन वापस आ गई, वहां लैंड नहीं हुई। अबू धाबी का BAPS जो हिंदू मंदिर है वहां पर, उसको बंद कर दिया गया है। दिल्ली IGI एयरपोर्ट से 100 से ज्यादा फ्लाइट जो कि यूएई जा रही थी, कैंसिल कर दी गई है। यानी कि भैया फिर से मुझे बार बार वो रील बनाने वाले याद आ रहे हैं कि दुबई बहुत सेफ है, यहां कोई खतरा नहीं है। अब बताओ, कोई खतरा नहीं है। भैया बैंड बजा के रखा है दुबई में, खतरा नहीं है कह रहे थे। इंडियंस के लिए 4 सबसे बड़े खतरे। पहला, फ्लाइट बंद हो चुका है। दुबई प्लस अबू धाबी ड्रोन एयरपोर्ट सस्पेंडेड। एयर इंडिया, मतलब कुल मिलाकर के एयरपोर्ट बंद है भैया, कम्युनिकेशन ठप है, आना जाना बंद है, तो दिक्कत है। ऐसे में ऑयल सप्लाई का भी खतरा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद हो गया तो 60% ऑयल जो कि इंडिया को उसी रास्ते से आता है वो बंद हो जाएगा, तो तेल की शॉर्टेज हो जाएगी। तेल की जब शॉर्टेज हो जाएगी तो तेल महंगा हो जाएगा। ठीक, जॉब पर खतरा। वॉर अगर ये लंबा चला तो गल्फ कंट्रीज में भारत की इकोनॉमी पर बहुत हिट होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग वहां पर नौकरी चाकरी करते हैं। वॉर होगा, उन कंपनियों को नुकसान होगा, तो ले ऑफ्स होंगे, हमारे लोग वहां पर निकाले जाएंगे।
रेमिटेंस पर असर, गल्फ से इंडिया में हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं, मतलब हमारे लोग जो वहां पर काम करते हैं वो इंडिया में पैसे भेजते हैं, उसी को रेमिटेंस कहते हैं। तो जो लोग वहां से इंडिया में पैसे भेजते हैं वो काम करते हैं, उनका काम ही नहीं चलेगा तो फिर इंडिया में पैसा कहां से आएगा? तो रेमिटेंस में इंडिया को बड़ा नुकसान हो सकता है। वॉर से ये फ्लो रुक सकता है। केरला, यूपी, बिहार जैसे स्टेट्स को सबसे ज्यादा नुकसान है, क्योंकि केरला से बहुत ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं, इन जगहों से भी काफी लोग रहते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है? इंडियन गवर्नमेंट ने, MEA ने कहा है कि रिस्ट्रेंट और डी एस्केलेशन जरूरी है। मतलब दोनों जो लड़ाई झगड़ा करने वाले देश हैं ये तीनों, वो कह रहे हैं कि मत करो यार, ये सब ठीक नहीं है। इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी भी जारी करी है कि फालतू की ट्रैवलिंग बंद करो भैया, खतरा है अभी जो भी अगर आपका ट्रैवलिंग टाला जा सकता है तो उसको टालो, अभी घर में बैठो। ठीक है। पीएम मोदी ने यूएई प्रेसिडेंट से बात भी करी है। नॉर्का, जो कि केरला गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन शुरू किए हैं, नॉर्का केरला गवर्नमेंट ने, क्योंकि केरल से बहुत ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं। अब स्टॉक मार्केट पर क्या असर, जरा ये बात कर लेते हैं। गोल्ड सिल्वर पर क्या असर, जरा ये बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता आपको किसी ने अब तक बताया होगा। और जो मार्केट पर असर मैं भी बताने वाला हूं, किन किन सेक्टर पर इंपैक्ट बताने वाला हूं, तो ये ध्यान से समझने वाली चीज है। आज देखो क्रैश हुआ है, 2743 पॉइंट क्रैश हुआ है सेंसेक्स। निफ्टी 519 पॉइंट गिरा है, 24,659 पर बंद हुआ है। मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडिया विक्स फियर इंडेक्स 19%, 19.5% पहुंच गया है। इंडिया विक्स पर हमने कुछ दिन पहले एक सेशन किया था, एनालिसिस किया था, उसमें समझाया था इंडिया विक्स कि इंडिया विक्स एक फियर इंडेक्स होता है। जब जब स्टॉक मार्केट में डर का माहौल होता है तब तब यह फियर इंडेक्स बढ़ता चला जाता है। जब हमने 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले वीडियो किया था, 13.5 था विक्स, अभी 19.5% चला गया है। मतलब डर का माहौल एक्सट्रीम पीक पर है। ठीक है। इन्वेस्टर्स का नुकसान, 18 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। यह सब क्या हुआ है? सिंपल बात है भैया कि जब भी वॉर होती है ऑयल महंगा हो जाता है, इंडियन ऑयल इंपोर्ट का खतरा बढ़ जाता है, कंपनीज की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, प्रॉफिट कम हो जाता है और ये शेयर्स गिरने लग जाते हैं। मतलब डायरेक्ट तेल में डील करने वाली कंपनीज या तेल पर डिपेंडेंट, तेल को इनडायरेक्टली यूज करने वाली कंपनी, सबके शेयर गिरते हैं। बेंट क्रूड ऑयल 4.5% ऊपर चला गया, मतलब क्रूड ऑयल महंगा हो गया है। 76 था, कुछ दिन पहले ही 71 था, अभी $76 पर बैरल हो गया। अगर हॉर्मस बंद हुआ तो 80 से 100 पॉसिबल है। और इंडियन रुपीस 91 पर डॉलर, मतलब 91 रुपीस का $1, अभी रुपया और गिरने की उम्मीद है। अब रेड जोन में कौन कौन से सेक्टर हैं ये ध्यान रख लीजिए। एविएशन, पेंट्स, ऑयल मार्केटिंग, टायर्स, केमिकल्स, ऑटो, FMCG, इंडस्ट्रियल्स, सिटी गैस, बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सब रेड जोन में आते हैं। अच्छा, बिल्डिंग मटेरियल से याद आया, अभी दुबई में जो प्रॉपर्टी के बहुत गुणगान गाते थे ना, उन पे भी खतरा है। अभी देखो रियल एस्टेट दुबई का कैसे क्रैश होगा, अभी गिरेगा नहीं, क्रैश होगा, क्योंकि ये पहली बार दुबई की झलक दुनिया को दिखाई गई है कि भैया दुबई को जो सेफेस्ट और बेस्ट और प्रो, मतलब दुबई पर प्राउड करने वाले लोग थे ना, उनको शायद पहली बार एहसास हुआ है इतना भी बढ़िया नहीं है भाई, अपना कंट्री बेस्ट है। 50 कमियां हैं मानता हूं, 50 दिक्कतें मानता हूं, लेकिन जहां सुरक्षा और सेफ्टी की बात होती है ना, अपना देश, अपना घर सबसे अच्छा होता है। कोई दुबई फुबई आपको सेफ्टी भारत के लेवल की, अपने घर की जैसा नहीं दे सकता। अब आओ ऊपर, ग्रीन जोन, किन सेक्टर को फायदा होगा? डिफेंस, ये क्या है? अपस्ट्रीम ऑयल, IT सेक्टर। आज डिफेंस सेक्टर शायद 12% ना, आज के आज 12% डिफेंस सेक्टर ऊपर है। अब गोल्ड का क्या हुआ? इंटरनेशनल गोल्ड $5,100 से $5,300 पर आउंस चला गया है। हिस्ट्री में पहली बार इतना महंगा गोल्ड हुआ है। इंडियन रुपीस में बात करें तो 1,73,000 रुपए पर 10 ग्राम गोल्ड हो चुका है। आज 2 मार्च को 5,500 और ज्यादा बढ़ गया है। मतलब गोल्ड तो रफ्तार पकड़ के बैठा है। इसी तरीके से सिल्वर भी है भैया, सिल्वर और गोल्ड दोनों ही रफ्तार पकड़ के बैठे हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स क्या करें? मार्केट गिर रहा है, क्रैश हो रहा है, क्या करें इन्वेस्टर्स? देखो भैया, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट अगर आपका है तो होल्ड करो ये, और सेफ हेवन भी इसको भी कहते हैं। जब मार्केट क्रैश करता है, मार्केट गिरता है, तो पैसा लोग स्टॉक्स, शेयर से निकाल के गोल्ड सिल्वर में डालते हैं, और अभी ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही भी है। ठीक, स्टॉक मार्केट में है, पैनिक में मत बेचिए। आपके पुराने स्टॉक अगर अच्छे स्टॉक हैं, वैल्यू स्टॉक हैं, लॉन्ग टर्म में ग्रो हो सकते हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो पैनिक में उनको मत भेजिए भैया। ये वॉर का जो सिचुएशन है, ये जिंदगी भर वॉर नहीं चलने वाला, एक बात जान लीजिए। कुछ हफ्तों या महीने, 2 महीने चल जाए, लेकिन उसके बाद चीजें नॉर्मल होंगी। आपके वैल्यू स्टॉक्स वापस से ग्रो करेंगे। 6 मंथ में ये रिकवर होने की पॉसिबिलिटी है।
ऑयल डिपेंडेंट सेक्टर से सावधान रहिए, जैसे पेंट हो गया, एविएशन हो गया, ओएमसी हो गया, क्योंकि ऑयल ही सबसे बड़ा इंपैक्ट करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, बताया ना। ट्रेडर्स के लिए क्या है, ट्रेडर्स के भैया गोल्ड सिल्वर ट्रेडिंग का बेस्ट टाइम मुझे लगता है हो सकता है। और बेस्ट टाइम क्यों, आपको पता है, जहां मैं गोल्ड और सिल्वर ट्रेडिंग की बात करता हूं CoinDCX ऐप पर, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देके रखते हैं, ब्रोकरेज पर 20% डिस्काउंट भी बचता है। क्यों मैं कह रहा हूं बेस्ट टाइम, क्योंकि देखो रात बेरात न्यूज आई, 2 बजे न्यूज आई, गोल्ड सिल्वर इंस्टेंट इमीडिएट रिएक्शन दिखाता है। आपको इंडियन मार्केट में वो रिएक्शन नहीं दिख सकता, गोल्ड सिल्वर के ETF पे वो रिएक्शन नहीं दिख सकता, क्योंकि मार्केट 9:15 से 3:30 तक ही है। लेकिन अगर आप CoinDCX पर हो, वो 24 घंटे मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा है, 24 घंटे मार्केट को ट्रैक कर रहा है, तो रात को 2 बजे 3 बजे कभी भी कोई न्यूज आती है, इंस्टेंट आपको गोल्ड में सिल्वर में उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट दिखेगा। तभी मैंने कहा गोल्ड सिल्वर पे ट्रेड करने का ये बहुत अच्छा टाइम है। ब्रोकरेज बचाना है तो उसी लिंक से डाउनलोड और साइन अप करना, डायरेक्ट गूगल पे जाके CoinDCX नहीं करना, नुकसान हो जाएगा। ठीक, यूएस स्टॉक में भी ट्रेड करने का अच्छा टाइम है। CoinDCX पर आपको पता है यूएस स्टॉक भी ट्रेड हो रहे हैं, फ्यूचर्स में आप ट्रेड करते हो वहां पर, तो आपको जो भी न्यूज आती है ग्लोबल, इमीडिएटली वहां पर रिएक्शन दिखता है। ठीक, तो ये कुल मिला करके पूरी बात थी भैया। ये एनालिसिस अगर आपको तगड़ी लगी है, ऐसी एनालिसिस अगर किसी ने अब तक करके नहीं बताया आपको, अभी तक अगर कुछ ना कुछ सवाल मन में रह रहे थे और आज सारे क्लियर हो गए, तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख के जरूर बताइएगा भैया कि ऐसी एनालिसिस कोई नहीं करता सर जैसा आप करके दे देते हो, इतना आसान और इतना डिटेल तरीके से। ठीक है, चलो भैया आज के लिए इतना ही।